जी अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी वर्कशॉप का जो है वो बाकायदा आगाज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम आप सब लोगों का। तो आज की जो हमारी डाइटिशियन है वो डाइटिशियन राबिया है, जो कि लिकोरिया एंड इट्स डाइटरी मैनेजमेंट, डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से डील करना चाहिए ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे फीमेल्स को। ठीक है, और स्पेशली जब अलाइड हेल्थ साइंसेज की बात आए या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात आए, तो सबसे पहले हमें जो है वो फूड का सबसे ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है। यू नो वेरी वेल कि खुराक ही इलाज है बेसिकली, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बेसिकली ये जो वर्कशॉप होगी ये हमारी जो है वो अवेयरनेस सेशन होगा, जो कि सब के लिए, आम पर्सन के लिए भी होगा और मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी होगा, हर तरह के पर्सन के लिए होगा। क्योंकि हेल्थ जो है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है देखा जाए, चाहे वो एमबीबीएस है, एफसीपीएस है, वट एवर आप किसी भी इस डेजिग्नेशन पे फॉल कर रहे हो, वट एवर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, लेकिन आपने खाना जो है वो 3 टाइम 2 टाइम लाजमी खाना ही खाना है। ठीक है, तो जहाँ बात आती है खुराक की, तो वहां बात आती है डाइटिशियन की, न्यूट्रिशनिस्ट की, क्यों खाना है, कितनी अमाउंट में खाना है। अव्वल तो आपने राइट अमाउंट में खाना है वट एवर, लेकिन जब कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो उस कॉम्प्लिकेशन को डाइट के साथ कैसे रिलेट किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या रीजन है, ये इन सब चीजों पे हम आज इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम अपनी वर्कशॉप की तरफ जाएं, हम जो है वो अपनी लाइक एकेडमी का इंट्रोडक्शन करते हैं। बेसिकली ये जो आज वर्कशॉप होने जा रही है, ये होने जा रही है ऑप्टिमम न्यूट्राफिट एकेडमी से, जो कि रजिस्टर्ड है मेडिक प्रो इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। तो जो ये सर्टिफिकेशन होती है, सर्टिफिकेट्स, ये पीडीएफ की फाइल, रिकॉर्डेड सेशन, वट एवर, वो चाहे वर्कशॉप की हो, वेबिनार की हो, इंटर्नशिप की हो, कोई भी हो, तो वो हमारे उस एकेडमी से प्रोवाइड हो रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, जहाँ से एकेडमी रजिस्टर्ड है। मजीद डिटेल्स के लिए आप एकेडमी की वेबसाइट विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको हमारी एकेडमी का सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, खैर उसके बाद ये अप्रूव्ड सेंटर है हमारा। ठीक है, कब हुआ था आप देख सकते हैं, डेट मेंशन है। ठीक है, अच्छा खैर उसके अलावा ये हमारी एकेडमी के कुछ डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे साथ अटैच हैं। ठीक है, जिनमें हमारे जनरल सर्जन हैं, कुछ डाइटिशियंस हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, और कुछ जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। ठीक है, तो ये हमारी डॉक्टर्स की टीम है। उसके बाद जो है ये हमारी नेक्स्ट जो है वॉलंटियर्स की टीम है। वॉलंटियर्स की टीम बहुत ही ज्यादा कहने के कम है हमारे पास, लेकिन इन शॉर्ट ये कि वॉलंटियर्स की हमें नीड है। आप में से भी अगर कोई एज अ वॉलंटियर काम करना चाहेगा, जो कि ग्रेजुएट ना हो, अंडर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन वालों को हम प्रेफर नहीं करते, ग्रेजुएशन वालों को, एमएस वालों को हम लोग प्रेफर करते हैं, लाइक कह लें कि टीचिंग साइड पे, लेक्चरर साइड पे। ठीक है, तो होप सो इंशाल्लाह आपकी प्रीति। वर्कशॉप अच्छी रहेगी। अच्छा खैर, अब मैं ना ये ऑफ करने लगी हूँ स्क्रीन, तो हम बाद में स्क्रीन की तरफ आएंगे, पहले हम डॉक्टर आबिया को सुनते हैं। ठीक है जी, यस प्लीज आप स्टार्ट कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे ना अच्छा लगेगा अगर आप सब रिस्पॉन्स करेंगे तो। अस्सलाम जी वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बेसिकली आज वालेकुम हम जो सलाम मैम। टॉपिक, हाँ जी, अब हम स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, जिनकी वजह से हम लोग आपको पढ़ाने के काबिल हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके ऊपर लोग जो है वो ज्यादा बात नहीं करते। ठीक है, चैट बॉक्स का आप इस्तेमाल करें, मैं माइक का इस्तेमाल करके आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं माइक यूज करूंगी फिर मुझे आपकी आवाज नहीं आएगी, आप चैट में बताइएगा। ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे एक चैट में मैसेज करके बता दें कि आवाज क्लियर आ रही है आपको, बस एक बार बता दें, फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बहुत बड़ी चीज और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हर एक घर में अगर 4 औरतें मौजूद है ना, तो 3 लोगों औरतों को ये मसला है। ठीक है, 3 लड़कियों को, 3 बच्चियों को ये मसला है, जिसको आज हम डिस्कस करने आए हैं। जिसके बारे में ना मदर्स इतनी बच्चों को या बच्चियों को खुली इजाजत देती हैं कि वो इसके बारे में बता सकें कि हमें मसला है, लिकोरिया है, ये प्रॉब्लम है। बेसिकली देखा जाए तो ये एक डिजीज ही है, इसको मजाक नहीं समझना चाहिए, या हम ये समझ लेते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो दादियां नानियां कहती रहती हैं कि ये तो हमारे जमाने में भी होता था, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आ, कौन सी कंडीशन प्रॉब्लमेटिक है और कौन सी कंडीशन प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आज हम बेसिकली हर चीज को डिस्कस करेंगे। आपको एक और चीज भी इंटरेस्टिंग पता चलेगी, आप लोगों ने लिकोरिया का वर्ड ना डिफरेंट स्पेलिंग्स के साथ देखा होगा। ठीक है, लेकिन जो है
लिकोरिया ग्रीक जुबान में और स्पेलिंग होते हैं, लैटिन जुबान में और होते हैं, लेकिन बेसिकली इसका जो मेन मकसद है या मतलब बनता है वो ये है। लिको मतलब होता है वाइट, ओरिया मीन फ्लो, यानी वाइट फ्लो या वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज, तीन या चार नाम हम लिकोरिया के लेते हैं, साइंटिफिकली भी नेम, मेडिकल टर्म भी। सबसे पहला हो गया तो लिकोरिया, ठीक है। दूसरा हो गया वाइट डिस्चार्ज। तीसरा हो गया अल्बस फ्लोरा, जिसका मतलब भी वाइट डिस्चार्ज होता है। उसके बाद चौथा नाम होता है वेजाइनल सेक्रीशंस। लेकिन अगर सिंपल हम वेजाइनल सेक्रीशंस की सिर्फ बात करें तो वो बहुत सारी हैं। वेजाइनल एक्सक्रीशन भी बहुत जगह पे कहा जाता है, लेकिन बेसिकली जो लिकोरिया है ये हमारी जो फीमेल बॉडी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारा, उसमें जब भी हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, इसमें अगर तो आपको पीरियड से 5-7 दिन पहले कोई वाइट डिस्चार्ज, ट्रांसपेरेंट वाइट डिस्चार्ज आपकी बॉडी से रिमूव आउट हो रहा है, इट्स मीन वो नॉर्मल है। अगर जो है आपका पीरियड्स के 2-3 दिन या 5-7 दिन तक बाद में भी होता है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर इसकी कंसिस्टेंसी चेंज है, इसका कलर चेंज है, इसकी स्मेल चेंज है, मैं टाइप्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, 4 से 5 इसकी टाइप्स है। आपने सब नोट डाउन करते जाना है, बाद में इंशाल्लाह स्लाइड से दिखाएंगे तो आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो आगे हम इससे आगे मूव करते हैं। एक चीज और बता दूं, जो हमारी फीमेल वेजाइना के अंदर नॉर्मल जो है वाइट डिस्चार्ज नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से 2 to 5 ml तक वो नॉर्मल होता ही है। अगर किसी की वेजाइना में ये डिस्चार्ज मतलब वाइट डिस्चार्ज मौजूद ना हो, ड्राइनेस हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये एक मसला है, बहुत बड़ा बीमारी है, जिसके अंदर फिर उनको एक्सटर्नल लुब्रिकेंट इस्तेमाल करने पड़ते हैं, एक्सटर्नल बहुत सारी स्प्रेज और क्रीम इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जो कि ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर तो वो 2 to 5 ml तक है, यानी कि हाफ चम्मच के करीब, टीस्पून के करीब, अगर वो एक नॉर्मल फीमेल को हो रहा है, दैट्स नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर मैक्सिमम वो 10 ml तक भी जा रहा है, तो वो भी उसकी कलर ट्रांसपेरेंसी, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी ऑर्डर, उसकी स्मेल, ये सारी चीजें आज मैं इधर आपको बताऊंगी, ताकि जितने भी इसमें लोग पार्टिसिपेंट मौजूद हैं उन सबको पता हो कि वो सेल्फ मेडिकेशन अपनी कर सके, अपनी डाइट के थ्रू। अपना जो ये बहुत बड़ा मसला है जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, यीस्ट इन्फेक्शन है, अगर चाहे किस चीज पे है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। तो बेसिकली ये जो मटेरियल है ये हमें इन्फेक्शन से बचा रहा होता है, जो अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन अगर एक्सेस में चला जा रहा है, इसकी थिक हो गया है, तो ये एबनॉर्मल है, ठीक है। अगर हम अब इसके टाइप्स पे आ जाते हैं, कैसी कैसी टाइप्स हैं आज आपको पता चलेगा, तो इसके किस तरह के भी प्रॉब्लम होते हैं। टाइप्स में मूव करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी कि जो बच्चे होते हैं, जो बच्चियां होती हैं क्रोलिंग एज में, जो क्रोलिंग अभी कर रही होती हैं, उस एज में भी बच्चियों के अंदर जो है ये लिकोरिया का इशू पाया जाता है। रीजन क्या है? अनहाइजीनिक कंडीशंस, गंदे फर्श पे नीचे ऐसे बच्चे खेल रहे होते हैं, क्रोलिंग कर रही होती हैं, और ये इतना मसला बन जाता है कि गायनाकोलॉजिस्ट जो है, कुछ हमारे जानने वाले गायनाकोलॉजिस्ट बताते हैं कि अभी तो पिछले ही वीक में मेरी उनसे बात हुई है, तो वो बता रही थी कि एक एक हफ्ते में हमारे भाई 4 से 5 मदर्स ऐसी आ जाती हैं जो सिर्फ ये मसला बताती हैं कि तो ये तो छोटी बहुत है, लेकिन इसके अंडर गारमेंट्स के ऊपर एक अजीब सा लिक्विड लगा होता है, हमें समझ नहीं आती। वो क्रीमी वाइट सा होता है, वो उसके अंदर स्मेल आ रही होती है, वो ग्रीन सा कलर होता है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही है क्या मसला है, वजह क्या होती है। हम बच्चों के हाइजीन का ख्याल नहीं करते, उनको इस वजह से ईचिंग की प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, ठीक है। उसके अलावा ये टीनेजर्स में बहुत कॉमन है, टीनेजर्स के अलावा ये 20 से 40 एज की जो स्टेज है इसमें बहुत कॉमन है। उसके बाद प्री मेन्यूपास में भी ये एक्सक्रीशन होती है, और पोस्ट मेन्यूपास में भी होती है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे मूव करते हैं। एक साइकिल होता है, आपको पता है कि बेसिकली 28 डेज के अंदर हमारा एक जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। सबने जो है वो नोट कर लेना, मुझे बाद में बताना है कि आपको कितनी समझ आई, जहां पे अगर नहीं समझ आई तो मुझे एक बार बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगी। एक फीमेल जो है साइकिल तकरीबन 28 से 30 दिनों में कंप्लीट होता है। तो उसके बाद जो है अगला स्टेज आ जाती है 5 से 7 दिन, जिसके अंदर
जो है वो फीमेल के अंदर पीरियड्स का होता है। अब जो ये यहाँ से होता है तकरीबन 20 से 28 के दरमियान या 22 से 28 के दरमियान की जो दिन होते हैं, उसमें हल्का हल्का जो आपको डिस्चार्ज नजर आता है फीमेल्स के अंदर, वो होता है थिक सा, क्रीमी सा। उसका जो मसला ही, लेकिन ट्रांसपेरेंट होता है तो कोई मसला नहीं, अगर ट्रांसपेरेंट है तो इशू नहीं है। जैसे ही ट्रांसपेरेंसी से उसने कलर चेंज किया तो मसला होना शुरू हो जाता है, फिर इसके बाद का मसला। लेकिन जो इस दरमियान में आता है, अब देखो 5 से 7 दिन पहले, 5 से 7 दिन बाद के, लेकिन जो दरमियान का अगर पूरा महीना रह रहा है तो प्रॉब्लम वाला मसला है। आपको वो लिकोरिया भी रह रहा है, आपको बैक में पेन रह रही है, आपके घुटनों में दर्द रह रही है, आपकी आंखों के इर्द गिर्द हल्के बनना शुरू हो गए हैं, आपकी आंखें अंदर को जाना शुरू हो गई हैं। दीज आर दी सिम्टम्स कि ये जो है ना, ये नॉर्मल लिकोरिया नहीं है, इसका इलाज करवाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इलाज नहीं करवाएंगे तो फिर ये नेक्स्ट आपको जो कॉम्प्लिकेशन काज करेंगे उसकी डिस्कशन भी हम करते हैं इंशाल्लाह। चलें आगे मूव करते हैं हम। यहां तक समझ आ गई तो काइंडली बताइएगा। ओके। अच्छा, अब ना एक चीज मैं आपको बता दूं, कंडीशंस आप लोग मुझे सिम्टम्स रिपीट कर देती हूँ। सिम्टम्स बेसिकली आपके बैक में पेन रहना, आपके जो है वो एक तो ये डिस्चार्ज सारा महीना रहना, पहली चीज। दूसरी चीज, बैक में बहुत दर्द रहती है, जो बैक में दर्द के साथ साथ आपके जो लोअर बॉडी पार्ट है उसमें जो है उसमें भी दर्द रहती है। और लोअर बॉडी पार्ट में दर्द के साथ साथ आपकी जो है अ, आंखों के इर्द गिर्द हल्के बनना शुरू होते हैं। ये सिम्टम बहुत कॉमन देखा गया है। इवन एक मैंने लड़की को देखा था, मतलब हमारे साथ जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में थे। वो बच्ची तो बिल्कुल ऐसी थी कि उसकी आंखें हमें नजर ही नहीं आती थी, इतने ज्यादा डार्क सर्कल सर्कल थे, और लिकोरिया का इशू से बहुत ज्यादा था। लेकिन केयरलेस खुद भी थी और पेरेंट्स ने भी तवज्जो नहीं दी। इवन दैट हमने भी ये डिग्री में पढ़ा है तो हमें पता चला है कि ये वाकई ही सोचने की चीज है, इसके ऊपर काम करना चाहिए हमें। हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें स्ट्रेस बहुत है। जो है स्ट्रेस एक रीजन है, स्ट्रेस भी एक रीजन है। फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन। उसके अलावा एक और चीज बच्चों, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, इनकी बेसिकली डेफिशिएंसीज भी जो है वो बिल्कुल होती है। अब इसमें मेन चीज सबसे पहले जो है, इन सब की डेफिशिएंसीज, जो माइक्रो न्यूट्रन की डेफिशिएंसीज भी साथ में मिल जाती हैं और वो कॉम्प्लिकेशन काज कर सकती हैं। इवन सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन एक फीमेल के लिए उसकी हेल्थ होती है ना, वो हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब कर देती है। इवन आफ्टर मैरिज, ड्यूरिंग इंटरकॉर्स उनके पार्टनर को भी इस इन्फेक्शन से प्रॉब्लम खास हो सकती है, और प्रॉब्लम्स होती भी हैं जिनको वो नहीं समझती। फिर वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें कंसीव करने में इशू आ रहा है, लेकिन फीमेल्स को ये नहीं पता होता कि असल में उनके साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है। विटामिन ए, सी, डी और ई, ये बेसिकली ये ज्यादा लिंक है, ठीक है। उसके बाद जो लोग ज्यादा फैटी, जो है जो बच्चियां ज्यादा फैटी चीजें खाती हैं, लाइक ज्यादा डीप फ्राइंग वाली चीजें खाती हैं, ज्यादा फास्ट फूड खाती हैं, तो बेसिकली हाई फैट डाइट भी लिकोरिया की एक वजह बनता है, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हम मूव कर रहे हैं, अच्छे से देखिएगा और नोट करते रहिएगा, इससे आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होगी कि बेसिकली किस कलर का क्या मसला है, आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि इसके लिए जो टेस्ट हैं बेसिकली वो तो फिर आपको लैब के अंदर लेके जाना पड़ेगा और लैब में जाके प्रॉपर टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो वो भी वेजाइना से एक्सक्रीशन को लिया जाता है और फिर लैब में उसके टेस्ट करवाए जाते हैं, और फिर उससे आपको पता चलता है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, या फिर आपको यीस्ट इन्फेक्शन है, ठीक है। उसके अलावा अगली चीज पे हम बात करते हैं। अगर हम बात करें, गौर से देखिएगा, नॉर्मल डिस्चार्ज। नॉर्मल डिस्चार्ज कैसा होता है, पहले तो मैंने एक चीज आप सबको बताई है कि वो 2 to 5 ml तक अगर हो रहा है और क्या है, ट्रांसपेरेंट है, इट्स मीन कि वो नॉर्मल है, ठीक है। और क्रीमी वाइट ट्रांसपेरेंट
वो हम कहेंगे कि नॉर्मल है, इट्स ऑल राइट। लेकिन अगर तो रेड डिस्चार्ज हो रहा है, अगर रेड डिस्चार्ज हो रहा है हल्का हल्का, यानी कि आपको प्रॉब्लम के साथ ना साथ में रेड कलर के ड्रॉप ड्रॉप आ रहे हैं, तो वो बता रहे होते हैं, वो सिम्टम होते हैं कि या तो पीरियड्स जो है वो आने वाले हैं, या तो पीरियड के एंड पे, यानी कि वो एंड हो गए उसके बाद 2-4 दिन तक जो आते हैं, बेसिकली ये इसको रिप्रेजेंट करता है अगर रेड कलर के ड्रॉप्स आ रहे हैं। लेकिन अगर ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा होता है, ठीक है, अगर ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आपको आ रहा है, तो ये जो है, इसकी एक मेन वजह है कि आपकी जो वेजाइना की पीएच है वो डिस्टर्ब हो गई है। यानी वेजाइना की एक, हर हमारे बॉडी पार्ट की एक स्पेसिफिक पीएच है, स्टमक की अपनी है, वेजाइना की अपनी पीएच है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हाईली एसिडिक हो गया है वेजाइनल पीएच, हाईली एसिडिक वेजाइनल पीएच हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब ये तीन की बात नॉर्मल, रेड और ब्राउन की कर ली। अब हम बात करेंगे ग्रीन, ब्लू, येलो, इसके डिफरेंट कलर्स हैं, उस उनके ऊपर भी बात करते हैं। ठीक है, यहां तक नोट कर लिए? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चले, ठीक हो गया। अब हम इसी तरह इससे आगे लिंक करते जाते हैं। अगर तो आपके इसका कलर आ रहा है ग्रीन, यानी कि डिस्चार्ज में ग्रीन कलर आ रहा है, ब्राउन आ रहा है, ठीक है, ग्रीन आ रहा है, ब्राउन आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, इट्स मीन कि ये आपको जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। ठीक है, हाँ जी, सेक्सुअली ट्रांसमिशन की वजह से ये आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, बार बार इंटरकॉर्स करने की वजह से आपको इश्यू आ रहा है, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आपने जो है इसको, ये है यूरिन, ये जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसके अलावा अ, ये एक और चीज है, हम इसको सिंपली, ये तो हमने स्टडी के मुताबिक बताया बताया, और ये स्टडी के अलावा ये प्रैक्टिकली जो चल रही है वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। इसका एक और रीजन भी, ग्रीन, ब्राउन और ब्लू का एक और रीजन भी हो सकता है, वो हो सकता है कि अगर आपको पहले ईचिंग या कोई और इन्फेक्शन था, जैसे यूटीआई इन्फेक्शन था, लेकिन उस आपको यूरिनेशन के दौरान प्रॉब्लम हो रही थी, वो इन्फेक्शन आपको विजाइना को भी अफेक्ट कर गया, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम था, इसका जो है वो इशू क्रिएट हो सकता है। ठीक है, अब उससे आगे हम आ जाते हैं, अगर आपको फ्रूटी सी स्मेल आ रही है, यानी कि आपको लिकोरिया में, आपके वाइट डिस्चार्ज में, आपके वेजाइनल एक्सक्रीशन से अगर आपको फ्रूटी फ्रूटी स्मेल आती है, तो बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि अगर फ्रूटी स्मेल है, ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, किसी फंगस की वजह से इन्फेक्शन हुआ है आपको। ठीक है, और अगर आपको फिशी स्मेल आती है या मेटेलिक फिशी से स्मेल आपको महसूस होती है आपके डिस्चार्ज से, क्योंकि फीमेल्स को पता चल जाता है स्मेल आ रही होती है, तो उनको अगर फिशी से स्मेल आ रही है तो आपने नोट कर लेना है कि आपकी जो पीएच है वेजाइना की, वो डिस्टरबेंस की तरफ जा रही है, फिशी स्मेल। मैं आपको नीचे आगे 3-4 इसकी मेन जो है वो बता भी दूंगी, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना भी। और ये जो फिशी स्मेल है बेसिकली ये बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स को बताती है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, ये सब चीजें नोट कर ली हैं हमने। अभी बात की नॉर्मल डिस्चार्ज, रेड, ब्राउन, ग्रीन, ब्राउन, सॉरी, ब्राउन, ग्रीन, ब्राउन और ब्लू, उसके अलावा, सॉरी ब्राउन नहीं था, येलो था, मेरे से लिखने में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, इन सब चीजों को क्लियर हो गया आपको। फ्रूटी सी स्मेल हो तो फंगल इन्फेक्शन, फिशी सी स्मेल हो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और पीएच भी वेजाइना की डिस्टर्ब है। ओके, और रेड में आपके पीरियड्स का बताते हैं, उसके बाद ब्राउन में हाईली एसिडिक जो है वो पीएच को बता रहे होते हैं, येलो, ब्लू और ग्रीन में आपको ये साइन दे रही है कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से हुआ है। तो वी नीड टू गो टूवर्ड्स गायनाकोलॉजिस्ट ताकि वो आपको बताए। लेकिन 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 आपको अगर बहुत ज्यादा मसला हो गया, क्योंकि बहुत सारी जो है वो ईचिंग की वजह से फीमेल्स जो है ना अपनी वेजाइना को, इनर वॉल्स को बहुत डैमेज कर लेते हैं खारिश कर करके, तो वो तो फिर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको भी जैसे मेरे इन चीजों के बताने से आपको पता चल गया, तो आपके लिए आगे कुछ रेमेडीज हैं, कुछ चीजें हैं, 2-4 चीजें
स्लाइड्स में तो नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको बोल के बताऊंगी जो आपने करनी है। अगर किसी को ये इशू है तो आपके ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। उससे आगे मूव करते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछते हैं। उससे अगली चीज हमारे पास आ जाती है कॉम्प्लिकेशंस। ये मैंने आपसे पहले डिस्कस कर ली है। कॉम्प्लिकेशंस बेसिकली सारी के जो आपके लोअर एब्डोमेन रीजन है, यहाँ पे पेन होती है। उसके अलावा इससे आप डिस्कम्फर्ट रहते हो, आपको आप कंफर्टेबल रहते हैं। जिनको ये इश्यूज होता है उनको पता है कि आप कंफर्टेबल नहीं रहते अगर आपके साथ प्रॉब्लम है लिकोरिया का या किसी तरह का भी डिस्चार्ज, स्मेल आ रही है, खुद से बंदा उकताया रहता है, ठीक है। उसके बाद अब इसकी एक और इचिंग इचिंग पेन होती है लोअर साइड पे। एबनॉर्मल चाइल्ड बर्थ हो सकती है अगर किसी फीमेल ने वक्त पे इसको ना देखा। उसके साथ साथ जो है वो डिक्रीज प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम हो जाते हैं अगर आपने इसको वक्त पे ना देखा और आपने नहीं उसका टाइम से इलाज करवाया, या आपने एंटीबायोटिक एंटी फंगल मेडिसिन जो भी मतलब आपको प्रॉब्लम है, मैंने बता दिया कि आपको रीजन क्या हो सकता है, तो आपने वो साथ साथ करना है, ठीक है। अब मैं इन्फेक्शन की टाइप्स बताऊंगी, तीन तरह की, सिंपल। सबसे पहले तो वल्वो विजाइनल, ठीक है। उसमें ये है बेसिकली वल्वो, कॉम्प्लिकेशन में रिपीट कर देती हूँ। उसमें है डिस्कम्फर्टनेस आपको होती है, इचिंग होती है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, यानी प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, और एबनॉर्मल चाइल्ड बर्थ एक बहुत बड़ा इसका रीजन है। उसके अलावा आपका जो लोअर बॉडी पार्ट है, बेसिकली हमारी वेजाइना और हमारी सर्विक्स के साथ जो भी लिंक है, उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है ऑटोमेटिकली आपकी टांगे उससे अफेक्ट होंगी, ठीक है। अब उससे अगली चीज पे जब मैं बोलबो विजानल कैंडिडियासिस, आपको पता है ना कि जो कैंडिडा आइसिस जो एक यीस्ट इन्फेक्शन है, यीस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। ये एक बेसिकली यीस्ट इन्फेक्शन है। इट्स मीन जहां पे यीस्ट इन्फेक्शन की बात आई है तो आपने इसके लिए एंटी फंगल मेडिसिन यूज करनी है, डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब भी कर देते हैं। लेकिन वो मेडिसिन के साथ साथ कुछ क्रीम कहते हैं कि आप विजाइना के ऊपर लगाओ, ठीक है। इसके अंदर फैक्टर्स क्या क्या आ सकते हैं, बेसिकली इसमें डायबिटीज एक बहुत जो है वो अहम किरदार अदा करती है। डायबिटीज के साथ साथ प्रोलॉन्ग आपने कोई एक मेडिसिन एंटीबायोटिक बार बार यूज कर रहे हो, तो ये एक, अगर देखें आप बार बार एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक के इफेक्ट आपकी वेजाइना तक होते हैं एक्सेसिव उसका यूज करने के, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एस्ट्रोजन लेवल एलिवेट हमेशा रहना, ये भी एक जो है वो मसला काज करता है, ठीक है। उसके बाद आप जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, आप कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं, बेसिकली ये सारी चीजें जो है वो वल्वो विजाइनल कैंडिडियासिस यीस्ट इन्फेक्शन काज करती हैं, जो कि फिर फीमेल के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बन जाती है। उनकी जो है वो वेजाइना में ईचिंग हमेशा रहती है, ना सिर्फ ईचिंग रहती है, रेडनेस रहती है। सर्वाइकल रीजन का अगर एग्जामिन भी करवाएंगे तो वहां पे अगर आपने टाइम से नहीं करवाया तो आपको चांसेस हैं कि आपको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो ये बहुत केयरफुल रहने वाली चीज है, ठीक है। इसके लिए अंदर बहुत सारी वो क्रीम्स भी देते हैं जिसमें वेजाइनल सुपरेटिव्स भी होते हैं। उसके बाद फ्लोरोनाजोल जो है, फ्लोरोनाजोल वगैरह की जो मेडिसिन देते हैं, जो कि जिसका इस्तेमाल जब तक करते रहते हैं तब तक पेशेंट ठीक रहता है। जैसे मेडिसिन छोड़ी पेशेंट जो है वो नॉर्मल हो जाता है। रीजन उनकी डाइट अच्छी नहीं होती या उनका हाइजीन अच्छा नहीं होता। इसमें सारा काम ही आपकी हाइजीन का आ जाता है, बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अगर मैं आपको एक रीजन बताऊं ना, तो एक रिसर्च के मुताबिक जो फीमेल्स, आप अगर पैड्स यूज करते हैं तो आपको चांसेस कम है, लेकिन अगर आप कपड़ा यूज करते हैं या आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं, कप, तो वो बहुत बड़ा मसला है। जो बहुत सारी यंग फीमेल्स जो होती हैं टीन एज में, या जो है जो भी लोग यूज करते हैं, तो वो उनके अंदर बहुत इन्फेक्शन ये देखा गया। रीजन जो है क्योंकि देखें एक बार वो मतलब आपका इस्तेमाल हो गया, वो भर गया, फिर आपने अपने हाथ से उसे निकाल के आपने उसे दोबारा वॉश करना, आपको नहीं पता कि आप किस चीज से वॉश करेंगे। जो हमारी बॉडी की गंदगी निकल रही है तो वो अच्छे से क्लीन आउट हो गया, आपको तो नहीं पता ना कि वो अच्छे से क्लीन हुआ है कि नहीं।
तो वो फिर अनहाइजेनिक ही हुआ और वो सारा सिस्टम खराब हुआ। इससे बेहतर है कि जो भी पैड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो बाद में उसे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है न्यू ट्रेंड की तरफ मूव करने की बजाय अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। ठीक है, उसके अलावा इसकी एक और रीजन है, कुछ लोगों को पता चल जाता है ना कि आप भेजाना को अच्छे से वॉच करें, उसको हाइजीन का ख्याल रखें, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उसको एक्सट्रीम लेवल पे साफ करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा। तो वो भी कंटेमिनेशन किसी ना किसी थ्रू हो जाए। आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि आपकी उस टाइम जो आपका सर्वाइकल रीजन है या आपकी वेजाइना, उस टाइम उसको किस तरह की चीज की जरूरत है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि इस तरह की स्मेल है, आपको थोड़े थोड़े साइंस पता चल गए हैं। ठीक है, तो आपने उससे रेलिवेंट, आपको जैसे जैसे आगे रेमेडीज बताएंगे आपने इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बैक्टीरियल। अब जो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है, बेसिकली ये भी एक टाइप है इन्फेक्शन की, जिसके अंदर बेसिकली जो है ना पुअर बैक्टीरिया, जो गंदे बैक्टीरिया होते हैं, अनहाइजीन, आपने अंडर गारमेंट्स गंदे पहन लिए, कुछ भी हो गया, बैक्टीरिया एक बार गंदा अंदर चला गया, उसने जाके अंदर मल्टीप्लाई होना शुरू कर देना, उसने जो अच्छे वाला बैक्टीरिया उसको भी खराब कर देना। और उसकी भी कहते नहीं, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, समझ में यही काम करते हैं। वो जाके उधर सारा, यानी वेजाइना की पीएच, वेजाइना के अंदर जो आपकी नॉर्मल डिस्चार्ज था, जो सारे सिस्टम है, उसको इतना डिस्टर्ब कर देगा कि जो फीमेल्स हैं उनको इरेगुलर डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। पीरियड की डिस्टर्बेंस भी कम कभी कभी हो जाती है। उसके बाद आपको जो है वो ग्रेश सा कलर नजर आना शुरू हो जाएगा, और आपको एक पुंजेंट सी अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। सम टाइम तो गार्लिक लाइक स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह ड्यूरिंग यूरिनेशन में उनको पेन होगी और उनकी वेजाइना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपने पेशेंट को एंटीबायोटिक भी लेके देनी है, साथ साथ में सेल्फ मेडिकेशन नहीं, सेल्फ रेमेडीज का इस्तेमाल करना है। कुछ आपको अगर पता चल गया बैक्टीरिया की वजह से, तो आपने फिर पता कर लेना है कि एंटी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक की सब्स्टिट्यूट में कौन से फूड इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं कि आप योगर्ट का इस्तेमाल करें, प्रोबायोटिक का अच्छा सोर्स है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हैं कि कर्ड नहीं लेना, लस्सी नहीं लेनी, तो वो वाली चीजें भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तसल्ली के साथ यहाँ तक अगर समझ आई है तो सब एक बार डन का थंब भेजें। हाँ जी, एक एक चीज और, एक होता है ट्राई कोमोनाइसिस। बेसिकली ये भी एक इंफेक्शन की टाइप है, जिसके अंदर क्या होता है, अब हम सब चीजों को डिस्कस करते हैं, इसमें होता है कि मल्टीपल जो है वो सेक्स पार्टनर होने की वजह से ये इशू क्रिएट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम, हमारे यहाँ तो ये सिस्टम नहीं है, लेकिन एज अगर इंटरनेशनल लेवल पर या आउट ऑफ कंट्रीज बात करें तो ये लोगों के लिए ये एक नॉर्मल सी चीज मानी जाती है। लेकिन अगर आपका जो है वो मल्टीपल न्यू पार्टनर्स जो है वो इंटरकॉर्स करते हैं, तो ये फीमेल के अंदर ये इन्फेक्शन होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है, ब्लू येलो ग्रीन कलर की सेक्रेशंस। तो बेसिकली ये वो प्रॉब्लम कार करते हैं अनप्रोडक्टिव सेक्स करने की वजह से। उसके इसकी वजह इसके अलावा इस डिस्चार्ज की भी स्मेल बहुत बुरी होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, यूरिनेशन में इशू होता है, और जो है वो ब्लीडिंग जो है वो ड्यूरिंग इंटरकॉर्स हो जाती है, वजाना बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाती है। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जहाँ क्योंकि अगर देखा जाए तो एक अगर हेल्दी फीमेल होगी तो ही अगली जनरेशन हेल्दी हो सकती है। तो उसके अलावा इसमें भी बेसिकली एंटीबायोटिक दी जाती है, और इस बेसिकली एंटीबायोटिक्स में दी जाती हैं। इसके अलावा हाँ जी, आ, मैंने इसमें बताया कि ये जो है मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होने की वजह से, या फिर एक्सेसिव बार बार इंटरकॉर्स करने की वजह से, या फीमेल का ख्याल ना रखते हुए कोई भी प्रॉब्लम ये काज कर सकता है। और ये सिर्फ अगर फीमेल को ये इशू है, तो अगर इंटरकॉर्स में मेल को भी ये प्रॉब्लम काज हो सकती है, तो इसमें बड़ा एहतियात करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स ही इसमें इस्तेमाल होती हैं, इसमें नुकसान सिर्फ फीमेल का ज्यादा होता है, तो बी केयरफुल। और उसके अलावा आगे देखो, कुछ रेमेडीज है मैं आपके साथ शेयर करूंगी, फिर डाइट को भी थोड़ा शेयर करूंगी। तो सबसे पहले रेमेडी में आ जाता है योगर्ट, दही। दही तकरीबन मतलब हफ्ते में आप 3 बार दही इस्तेमाल जरूर करें। अगर रेगुलर भी कर सकते हैं तो आप
जरूर करें इसका इस्तेमाल। उसके अलावा आप बटर मिल्क और लस्सी वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये देखें, जो दही है, लस्सी वगैरह है, ये प्रोबायोटिक का अच्छा सोर्स है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं चल रहा कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या आपको फंगल इन्फेक्शन है, आपको क्या इशू है, तो आप मतलब 1-2 हफ्ते तक दही, लस्सी और दूध को छोड़ के देखें। मतलब आप 2-3 कप चाय के पी रहे थे, आप 1 कप करके देखें, तो आपको काफी बेटरमेंट महसूस होगी। अगर आपको लगेगा तो फिर आपको इंशाल्लाह ये पता चल जाएगा कि आपने इस्तेमाल करना है कि नहीं। उसके अलावा जो उसके अलावा जो है एक बहुत अच्छी रेमेडी है, वो सोक करके रखना है आपने, जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब धनिया, खुश्क धनिया को आप पानी के अंदर रात को भिगो के रख दें, जिसको ये इश्यू होता है। सुबह को उठ के आप वो धनिए वाला पानी जो है वो छान के पी लें, तो बहुत बेनिफिशियल। अगर आप रात को नहीं भिगो के रख सके तो आप क्या करें, पानी को अच्छे से बॉयल दें, लेकिन उसमें अभी धनिया ना डालें। अच्छे से बॉयल आने के बाद जब आप सिलेंडर बंद कर दें, देन आप उसमें 1 टीस्पून डालें, उसे डाल के रख दें, और 2-3 मिनट के बाद या 5-7 मिनट के बाद जब वो नॉर्मल हो जाए, तब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं छान के। उसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज है, चावल। रात को आप जो है वो चावल को सोख करके रख दें। 2 चम्मच चावल को तकरीबन 1 कप में या 1 गिलास पानी में सोख कर दें, और सुबह टाइम उठ के वो अच्छे से उसके अंदर ग्राइंड कर दें। पहली रेमेडी तो ये है कि आपने दही का इस्तेमाल कर लें, लस्सी वगैरह का। उसके अलावा दूसरी रेमेडी मैंने बताई थी कि आप धनिए का 1 टीस्पून जो है रात को सोख करके 1 गिलास पानी में रखें, उसका इस्तेमाल करें, वेरी बेनिफिशियल। थर्ड जो चीज है, आप कोकोनट, मैं आपको बता रही थी चावल के पानी का। तो आपने क्या करना है, चावल को सोख करके पानी के अंदर रख देना, सारी रात रखे रहना है। सुबह को उसको पानी को अच्छे से ग्राइंड कर लेना, लाइक शेक सा बना लेना उसका। तो वो फिर आपने इस्तेमाल करना है, और पूरा ही पीना, ये नहीं करना छान लो। और हाँ, अगर किसी को कराहत आती है कि मैं नहीं कर सकता, आप इस तरह नहीं पीना, तो एक और चीज है, आप उसको कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जीज होती हैं, तो आप उसको पानी को डालें उसके अंदर, पैन में उसे एक बार अच्छा सा बॉयल दे लें, फिर उसे मैश करें पानी डाल के, और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोकोनट ऑयल और कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल को आप वेजाइनल रीजन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है, मतलब उसका लोग 1 टीस्पून वैसे पी लेते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल है। और कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल और कोकोनट वाटर का इस्तेमाल। उसके अलावा गावा टी। गावा टी अ, अमरूद के पत्ते जो होते हैं ना, मतलब, या गावा के जो लीव्स होते हैं, उनको बेसिकली आपने लेना होता है। 2 से 3 पत्ते लेके आपने उसको अच्छे से पानी में बॉयल करना है। तो अच्छे से पहले वॉश कर लीजिएगा, हाइजीन का ख्याल तो आपने खुद रखना है खाने की चीजों का। तो जब अच्छे से बॉयल हो जाए, अगर आप मुनासिब समझे, आपको एलर्जी नहीं है, तो लेमन यूज करके उसमें इस्तेमाल कर लें। अगर नहीं करना चाहते तो सिंपल लेमन के आप वो लीफ इस्तेमाल कर, सॉरी, उसके गावे की लीफ का कहवा बन जाता है वो टी, गावा टी, उसका इस्तेमाल कर लें। अब देखिए, गावा भी बेसिकली विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स है, तो बेसिकली आपको विटामिन सी भी वहां से भी मिल रहा है, ठीक है। उससे आगे जो हम बात कर रहे हैं, एक और चीज, लहसुन नहीं होता, गार्लिक। गार्लिक को अब मैंने बहुत सारी चीजें आपको कलेक्टिवली बता दी हैं कि गार्लिक, ताकि अगर आप लोग इधर अपना टाइम निकाल के आए हैं तो आपको हर चीज का पता हो। गार्लिक के आपने 2 जवे लेने, यानी 2 छोटे छोटे गार्लिक के पीसेस ले लेने हैं, और उसको अच्छे से मैश करने के बाद ना, और उसको पानी के अंदर अच्छे से बॉईल करना है। जब अच्छे से बॉईल आ जाए, 2 कप को डाल के जब 1 कप रह जाए, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत बेनिफिशियल है बेसिकली। लेडी फिंगर बहुत बेनिफिशियल है पाकिस्तानियों में, तो लेडी फिंगर कोई भी खा सकते हैं ना। तो भिंडी, भिंडी को आप जो है वो 2 भिंडी ले, उसको कॉर्नर और टेल और उसका हेड काट के दरमियान के पोर्शन को पानी के अंदर रखें। उसके अंदर अगर बॉईल करना चाहें तो बॉईल कर लें, नहीं तो ओवरनाइट सोक कर दें, सुबह को उनको रिमूव कर लें, और वो पानी का इस्तेमाल कर लें। बेसिकली ये सारी चीजें, ये आजमाई हुई चीजें हैं लोगों पे। तो ये नहीं है कि